हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ आयुष कुमार और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.6। तो एक्सरसाइज 3.6 को करने से पहले हम इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जान लेते हैं। तो आपने इससे पहले एक्सरसाइजों में सारे मेथड लीनियर इक्वेशन को करने के सीख लिए हैं, बस इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि आपको 1/2x 1/3y = 2 और दूसरी इक्वेशन दी है 1/3x + 1/2y = 13/6। तो सबसे पहले हमें इसमें ये समझना होता है कि अगर हम इसे डायरेक्ट करना चाहें, जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं, एक में से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखना या x की वैल्यू को इक्वल कर कोफिशिएंट को इक्वल करना। तो अगर आप इसमें ये करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर इसको एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 6xy और ये आ जाएगा 3y + 2x = 2। और कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे ये xy मल्टीप्लाई में आ गए, और जहां पर ये दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई में आते हैं वहीं हमारे लिए सवाल को करना कठिन हो जाता है। इसलिए ऐसे सवालों को करने के लिए एक स्पेशल तरीका बनाया गया है, कंसीडरेशन मेथड बोलते हैं जिसको। तो इसको इजी बनाने के लिए इसमें हम वेरिएबल के सेम क्रम को, सेम ऑर्डर को पहले ढूंढते हैं, उसके बाद हम उसे कंसीडर करके सिंपल इक्वेशन में बना लेते हैं और उसके बाद हम लास्ट में उसको वापस से जैसी होती है उसे वैसे ही कर देते हैं। तो इसमें हमें ऑर्डर चेक करना होगा कि ऑर्डर क्या सेम है। ऑर्डर क्या होता है कि जैसे कि आप इसमें देखेंगे तो 1/2x है। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है 1/2 × 1/x। सेम चीज आपको सेकंड वाले में देखनी है, 1/3 × 1/x। तो आप इसमें ऑर्डर क्या देख पा रहे हैं, आप इसमें ये देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू दोनों में सेम है ना। अगर आप इसको अलग करें, क्योंकि 2x 3x तो सेम होते ही नहीं है, तो 1/x ये सेम आप कह सकते हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी 1/y और इसमें भी 1/y निकल आएगा, तो ये दोनों सेम कहलाएंगे। इस वजह से हम इसी चीज को कंसीडर कर लेते हैं और इसीलिए हम इसको कंसीडरेशन मेथड भी बोल देते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। आपको जो इजी लगता हो आप उसको ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर, मुझे सबसे इजी लगते हैं कंसीडर करने के लिए m। एनसीईआरटी वाले u और v को कंसीडर करते हैं, हम m और n को कंसीडर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, लॉन्ग हो सकता है ये। तो ये हो गया आपका 1/2 × 1/x + 1/3 × 1/y। और यहां पर हम लिख लेंगे 1/3 × 1/x + 1/2 × 1/y = 13/6। तो जैसा कि हमने कंसीडर किया है 1/x को m, तो बस मैं इसकी जगह m रख दूंगा, 1/2 × m + 1/3 × n, और ये बराबर में था आपका 2। ये मैं लिखना भूल गया यहाँ पर। इसके बाद यही काम हम इधर करेंगे, तो 1/3 × m + 1/2 × n = 13/6। ये दोनों ही इक्वेशन अलग अलग हैं। अब इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेता हूं। ये शायद आपको लगे कि सर आप इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं इसे, ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल बेसिक से समझना है, वरना एक क्वेश्चन के बाद फिर मैं इसके शॉर्ट भी बता दूंगा कि कैसे आप इन्हें शॉर्टली भी कर सकते हैं एकदम। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर अभी भी कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर है, तो क्यों ना अब ये नंबरों में ही है, तो हम इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा 3m + 2n = 12 हो गया, और ये हो गया 2m + 3n = यहां पर नीचे 6 और यहां पर नीचे 6, और ये हो गया आपका 13/6। तो यहां पर तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, 3m + 2n = 12, और यहां पर आप इसको काट सकते हैं।
अब कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे हैं कि अब ये m और n के रूप में एक जनरल इक्वेशन की तरह हमें नजर आ रहा है। तो अब आपको जो भी 4 मेथड आते हैं उनमें से कोई भी एक मेथड लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन से सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं अगर मैं m की वैल्यू निकालूंगा तो ये एक अच्छी वैल्यू नहीं निकलेगी और इसमें रखने में भी दिक्कत होगी। तो मैं फर्स्ट कॉफिशिएंट को सेम करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसमें 3 का, जैसे कि आप पहले मैं आपको सिखा चुका हूं, पूरी एक्सरसाइज बताई गई है, आप देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट में। 3 2 जा 6m प्लस 4n इक्वल टू 12 2 जा 24, ये भी 6m प्लस 9n इक्वल टू 39। अब आप देख लीजिए, आप इसको अगर इधर ले जाते हैं, इसको उठा के मैं इधर रख लेता हूं, तो 6m प्लस के 4n इक्वल टू 24। अब ये वेरिएबल सेम है तो क्यों ना मैं इसे माइनस कर दूं, तो ये माइनस कर देने पर ये इससे कट जाएगा, इसमें से ये सॉल्व होगा, ये बचेगा 5n और ये बचेगा आपका 15। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 3, n की वैल्यू 3 आ गई, तो n की वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं। तो पुट n बराबर 3 इन इक्वेशन, तो 6m प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 24। तो आप यहां पर m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 6m बराबर 24 इंटू 12, 4 3 12, इधर जाके माइनस में, तो m बराबर यहाँ 12 ही तो बचा, तो 12/6 बराबर 2। तो फाइनल में आपके पास n बराबर 3 और m बराबर 2 आ गई। अब क्वेश्चन में n और m तो था ही नहीं, ये तो हमने कंसीडर कर रखा था। तो ये जो कंसीडर किया था, हम इसे वापस से अपनी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको n बराबर 3 निकल आया और m बराबर 2 निकल आया, तो आप n बराबर क्या माना था आपने माना था 1/y, तो 3। तो जब मैं इसे रेसिप्रोकल करूंगा, और यही चीज मैं यहां पर भी कर लेता हूं, इसके नीचे 1 मान लेता हूं, तो जब मैं इसे रेसिप्रोकल करूंगा, उल्टा करूंगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 1/3 और ये हो जाएगा x बराबर 1/2। अब आपकी x और y की वैल्यू सच में आ चुकी है। तो इसीलिए मेथड बनाया गया जिससे कि आप सवाल को आसानी से कर पाएं। इसलिए ये मैंने डिटेल में आपको बताया है। अब मैं आपको इसके कुछ शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख पाएंगे कि पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें डिनोमिनेटर में जस्ट x और y था। अब की बार आप देख पा रहे हैं रूट x है और रूट y है। तो आप इसको ऐसे समझ के चलिए कि ये लिखा हुआ है 2 × 1/√x। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो हो जाएगा। और आप इसको ऐसे समझ के चल सकते हैं 1/√x, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसमें आपने नोटिस किया कि इन दोनों में सेम चीज क्या है, आप देख पा रहे हैं ये। जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप यहां पर एलिमिनेशन डायरेक्ट लगाएंगे तो आप यहां पर मल्टीप्लाई बना बैठेंगे और ये सवाल कठिन हो जाएगा। इसलिए यहां पर हमें कंसीडरेशन मेथड लगाना ही पड़ता है। यहां हमें ढूंढना पड़ता है कि दोनों ही इक्वेशनों में कौन सी चीज सेम है। जैसे कि आपने इसमें देखा तो 1/√x मिला और इसमें दिखेंगे तो 1/√y। अब आप ये मत सोचिएगा सर सिर्फ मैं √x को मान लूं तो बात तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले की तरह हो जाएगी। वहां पर भी तो यही था 2/x और 3/y बराबर 2, और आप इसको ही जस्ट बस इसी को m मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/m और 3/m बराबर n बराबर 2। तो फाइनल में जब आप यहाँ फिर एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके फिर से एक मल्टीप्लाई क्रिएट कर लेगा। इसलिए यहाँ पर हमें इस पूरे को ही किसी चीज को कंसीडर करना पड़ता है, पूरे को ही कंसीडर करना पड़ता है किसी अदर वेरिएबल्स में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर हमें कंसीडर क्या करना होगा, पूरा 1/√x को कुछ
दूसरे वेरिएबल में कंसीडर करना होगा। मेरा फेवरेट m है तो मैंने m में कर लिया। 1/√y इक्वल टू n, ये मैंने n में कंसीडर कर लिया। आप चाहें तो VU में भी कर सकते हैं NCERT बुक की तरह। तो अब मैं इसको आगे प्रोसेस करता हूं। तो जैसे कि मुझे पता है, ध्यान रखिएगा कि ये नीचे था, तो मैं इसको एक बार फिर से बता दे रहा हूं, 2 × 1/√x मानते हैं और इसको मानते हैं 3 × 1/√y इक्वल टू 2। तो आप यहां पर इसकी जगह पर m रखेंगे तो ये हो जाएगा 2m और ये हो जाएगा 3n इक्वल टू 2। कई बार क्या करते हैं बच्चे, ध्यान नहीं देते और एक को नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे पहुंचा देते हैं। वो इतना, तो ऐसी गलती आप ना करें, ये वाली गलती, क्योंकि ये गलती कर देंगे फिर आप सवाल करेंगे और फिर वो गलत हो जाएगा। आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था तो वहां पर 1/2x था और 1/3y था, तो इसमें 2 नीचे ही रहता है। केवल जो चीज पलटती है वो 1/x पलटती है। मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज है 1/x को छोड़ के या 1/√x को छोड़ के, और वो जहां पर है वो वहीं रहेगी। तो ये 2 ऊपर था तो ऊपर ही रहेगा उस क्वेश्चन में, ये नीचे 2 था तो वो नीचे ही रहेगा। तो बस इसी चीज को आप समझ लीजिएगा। तो ये गलती ना कीजिए, नहीं तो आप परेशान होंगे फालतू में। अब मैं बात करता हूं इसी में, तो ये चीज में ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैं समझ पा रहा हूं तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 4 1/√x को कंसीडर किया है मैंने m, तो 4m माइनस की 9n इक्वल टू 1। ये वाला स्टेप आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ये तो बस मैंने इसलिए लिख दिया आपको समझाने के लिए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा जिस चीज को आपने कंसीडर किया है केवल वही चीज ऊपर जाती है। अगर ये 2 नीचे होता तो ये नीचे रहता, ये ऊपर है इसलिए ऊपर रहेगा, और नीचे अगर आप कहेंगे नीचे क्या है तो नीचे 1 है। ओके, तो ये मैं थोड़ा आपको यहां पर लिख लेता हूं, स्पेस की प्रॉब्लम है थोड़ा, प्लस 3n दोबारा से। तो ये हो गया आपका 2m प्लस 3n इक्वल टू 2 और 4m माइनस 9n इक्वल टू -1। अब आप क्या देख रहे हैं कि आप यहां पर 2 है यहां पर 4 है, तो अगर मैं सिर्फ इस वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगी 4m प्लस 6n, 2 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में होगा और ये हो गया 4। तो आप देख पाएंगे कि फर्स्ट वाले कोफिशिएंट के वेरिएबल सेम हो चुके हैं। तो आप इस इक्वेशन को इसके नीचे रख दें, प्लस के 6n इक्वल टू 4। तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों के वेरिएबल पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव होने पर तो वो सॉल्व होंगे नहीं, तो आपको यहां पर मजबूरन इसको नेगेटिव करना होगा। तो नेगेटिव एक के लिए तो होता नहीं है, ये तीनों के लिए होता है, तो ये इससे कट जाएगा। ये माइनस का 9, ये माइनस का 6, तो दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस के 15n इक्वल टू माइनस माइनस, ये भी माइनस के 5। तो माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा और n बराबर 5/15 आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट इज 1/3। n के लिए फाइनल है, कोई वैल्यूज नहीं आई है अभी, क्योंकि वैल्यू तो x और y हैं आपकी। ठीक है, तो यही वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा, तो पुट n बराबर 1/3 इन इक्वेशन। तो 4m प्लस 6 इंटू 1/3 इक्वल टू 4। तो 3 से ये 2 बार जाएगा और ये प्लस का 2 जब मैं उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस के 2 की तरह बिहेव करेगा। तो m बराबर यहां पर तो 2 ही बचा और ये 4 इधर आके डिवाइड में, तो आपका आंसर आ गया 1/2, मतलब m की वैल्यू आ गई, आंसर नहीं आया। तो अब आपको क्या करना है, वापस से जो आपने इसको कंसीडर किया है 1/√x इक्वल टू 1/2 और n को कंसीडर किया है 1/√y इक्वल टू 1/3। अगर आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दें तो यहां पर 1/x हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर x होता है और इसका हो जाएगा 1/4। तो अगर आप यहां पर रेसिप्रोकल कर दें तो x बराबर 4। आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है,
कि आप इसे स्क्वायर कर रहे हैं, आप इसे रेसिप्रोकल कर रहे हैं, बस आपको आना चाहिए कि वो हम क्यों कर रहे हैं। ये चीज़ों के लिए टीचर शुरुआत में लिखवाते हैं, फिर जब क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है तो आपको वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे लंबा होता चला जाता है। तो मैं इसको सिर्फ बोल दिया करूँगा, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर स्क्वायर करूँगा तो y इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1/9 हो जाएगा, और रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/9 हो जाएगा। अगर कोई करना चाहता है तो वो ऐसा भी कर सकता है कि पहले रेसिप्रोकल कर ले, उसके बाद स्क्वायर करे, तो भी आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो आपका आंसर आ गया x बराबर 4 और y बराबर 9। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं एक चीज तो उल्टी है पर एक चीज सीधी है, तो क्या दोनों को कंसीडर करना है? जी नहीं, आपको सिर्फ एक नंबर को ही कंसीडर करना है, क्योंकि एक ही नंबर हमारे लिए प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। अगर यहां पर मैं एलसीएम लेता हूं तो 4 बराबर 3xy इक्वल टू 14, और ये एक प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया इसने, तो ये प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर मैंने दोनों को वापस से मैंने ऐसे कंसीडर कर लिया, मान लेते हैं, तो ये फिर से ये ऐसा बन जाएगा। दोनों को अगर रेसिप्रोकल मैंने कंसीडर किया तो, और ये फिर से एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लेगा। इस वजह से मैं सिर्फ एक को, किसको, 1/x को कुछ किसी दूसरे वेरिएबल में कंसीडर कर लेता हूं। तो ये मैंने m कंसीडर किया, तो ये 4 ऊपर था, ये ऊपर ही रहेगा, बस ये x का जो रेसिप्रोकल 4m प्लस 3y इक्वल टू 14, और ये हो गया आपका 3m माइनस के 4y इक्वल टू 23। अब आप देख पा रहे हैं ये आपके टाइप की इक्वेशन है, आपके टाइप की ये दो लीनियर इक्वेशन आ गई हैं, तो आप इसे बड़े आराम से एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन से क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से कर करके बोर हो गए हैं, और कहीं ना कहीं ये सब्स्टिट्यूशन से कठिन पड़ेगा, क्योंकि आप जब यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो 14 माइनस के 3y/4। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे आसान इसमें जो रहेगा वो रहेगा एलिमिनेशन मेथड। एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करके हम उसके वेरिएबल को हटा देंगे। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, और इस वाली इक्वेशन में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगी 12m, ये हो जाएगी 9m, और 14 3 जा 42 सॉरी, तो ये हो गया आपका 12m, ये हो गया 16y, और ये हो गया 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, और ये 92। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी 12 आ गया, यहाँ पर भी 12, चाहे आप इसको इधर ले जाइए चाहे इसको इधर ले आइए। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो मेरे लिए शायद ये ईजी पड़ेगी। तो प्लस की 9y इक्वल टू 42, तो अगर मैं इसको नेगेटिव कर देता हूं तो माइनस माइनस माइनस, और ये कट जाएंगी, ये आ जाएगा आपका 25y, और यहां पर बचेगा 50, तो y बराबर -2 आ गया। ये एक्चुअल वैल्यू है, क्योंकि हमने y को तो कंसीडर किया ही नहीं था। तो अब मैं y की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर देता हूं, पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, तो आप देख पाएंगे कि ये हो गया 12m, और 9 इंटू -2 इक्वल टू 42, तो 12m 9 2 जा 18, माइनस के 18 होने की वजह से वो उधर जाके प्लस के 18, और 12m इक्वल टू 60, और m इक्वल टू 5। तो 5 से खुश मत हो जाइएगा, क्योंकि आपको m नहीं चाहिए, आपको चाहिए x। तो आप m की जगह जो वैल्यू कंसीडर की थी वो लिख देंगे, और वापस से जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/5। इस तरीके से आपकी x और y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी देख सकता है कि यहां पर दोनों तरफ x-1 है, x-1 है। तो जैसे कि आपको पता है कि यहां पर हम डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते तो यहां पर मैं इसमें 1/x-1 को ही डायरेक्ट कंसीडर कर लेता हूं, क्योंकि सिर्फ 1/x तो मैं लिख नहीं सकता हूं, क्योंकि 1/x तो है ही नहीं, x के साथ -1 फ्री में जुड़ा हुआ है,
क्योंकि वो मैथमेटिक्स लॉ के खिलाफ हो जाएगा अगर आपने x और -1 को अलग किया तो। वो तभी अलग हो सकते हैं जब वो मल्टीप्लाई में हो। तो आप यहाँ पर ये चीज सीधा समझ लीजिए कि दोनों में सब सेम है, तो हम पूरा ही कंसीडर कर लेते हैं। तो 1/y-2 इज इक्वल टू n। तो जब ये मैंने इसको कंसीडर किया तो यहां पर डायरेक्ट 5 कहीं नहीं जाएगा, 5 वहीं रहेगा, बस इसके साथ में ये चीज m बन जाएगी 1/x-y। अब 1/x-y मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो मैं इसकी जगह पर जब मैं m रखूंगा तो वो 5m हो जाएगा। तो इसलिए ये 5m हो गया, ये हो गया 5m, और ये हो जाएगा केवल n, क्योंकि 1 × n तो n ही होता है, इक्वल टू 2। सेम प्रोसेस में ये हो गया 6m माइनस के 3n इक्वल टू 1। अब आप क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट को तो इक्वल ना ही करें तो बेहतर है, आप सेकंड को इक्वल कर सकते हैं, बस आपको इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15km 3n इक्वल टू 6। अब आप देख पाएंगे ये प्लस का 3n है, ये माइनस का 3n है, इसी के चलते मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि फर्स्ट को इक्वल करने के लिए आपको इसमें 6 का इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर सेकंड में इक्वल करने के लिए बस आपको 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि ये और ये सेम हो गए। अपोजिट साइन के तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 6m माइनस का 3n इक्वल टू 1। आप हमेशा कहते हो सर कभी इसको उधर पहुँचा दो, कभी, आपकी इच्छा है, आप चाहे तो इसको इधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे इनमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस इनको जोड़ना है, क्योंकि ये अपने आप ही कट जाएंगे जोड़ने पर, और माइनस कर दिया तो ये फिर से जुड़ जाएंगे और फिर से सॉल्यूशन तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर मैं प्लस कर दूंगा, तो ये दोनों हो गए 61m और ये हो गया 7। तो m बराबर कोई भी बता देगा, 7 से कटने के बाद 1/3 बचेगा। तो खुश मत होइएगा, क्योंकि m हमारा वेरिएबल नहीं है, हमारा वेरिएबल तो x और y है। तो अभी मुझे n की आवश्यकता है, मैं थोड़ा उसको निकाल के ही मैं दम लूंगा। तो यहाँ पर मैं m बराबर 1/3 रख देता हूँ इस इक्वेशन में, तो होगा क्या 6 × 1/3 3n इक्वल टू 1। 3 से ये 2 बार गया तो ये बचा 2 माइनस 3n इक्वल टू 1। तो माइनस के 3n इक्वल टू ये 2 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो n इक्वल टू -1 यहाँ बचा और ये 3 भी इधर आ गया, तो ये कट के 1/3 आ गया। तो m और n दोनों ही 1/3 है। तो क्या हुआ, m आपने कंसीडर किसे किया है, 1/x-1 को। तो आप जब यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो x - 1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू फाइनल में 4। सेम प्रोसेस इसमें n बराबर 1/y-2 है और ये 1/3, तो y-2 इज इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। कई बच्चे सोचते होंगे सर ये क्या कर देते हो, मैं बस ये कर देता हूँ कि पहले मैंने इसको ये माना था, अब मैं n जो निकल के आया है उसकी जगह पर ये वैल्यू रख देता हूँ। देखो n की जगह पर ही तो मैंने ये रखा है और m की जगह पर ही तो ये वैल्यू रखी है मैंने। देखिए m पहले ये आपने में m माना, अब m की जगह ये वैल्यू रख दी, फिर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, तो x - 1 डायरेक्टली इक्वल्स टू 3 और ये -1 उधर जाके प्लस का 3 और ये x बराबर 4 और y बराबर इस तरीके से 5। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी ये सर मल्टीप्लाई में है, यही तो आपका धोखा है, ये मल्टीप्लाई में तो है, पर अगर आप थोड़ा सोच पाए इस डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड कर दें इक्वली इस तरीके से, तो आप देख पाएंगे कि ये x से x कट जाएगा और ये y से y कट जाएगा, तो 7/y माइनस का 2/x बराबर 5। तो मिस्टेक वाली प्रॉब्लम ये है, वहां बच्चे मिस्टेक ये कर देते हैं, वो ध्यान नहीं देते कि यहाँ पर शुरुआत में y बच रहा है दूसरे, और उन्होंने स्मार्टनेस के चक्कर में वो यहाँ x यहाँ y लिख देते हैं बिना सॉल्व किए। आप ध्यान से देखिए, पहले वाले में y बच रहा है, दूसरे वाले में x। तो यही गलती है, बच्चों वाली मत कीजिएगा, क्योंकि आप एक 2 डिजिट के नंबर वाली क्लास में आ चुके हैं, यानी कि 10 एक 2 डिजिट नंबर क्लास होती है। तो यही चीज मैं जब इसमें करूंगा तो 8x/xy
और 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। तो x से x कट गया 8 अपॉन वाई और y से y कट गया और 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15। अब ये आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा बड़े आराम से, बड़े कूल तरीके से। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर बस मुझे कंसीडर करना है लेट 1 अपॉन वाई इक्वल टू m और 1 अपॉन एक्स इक्वल टू n। तो ये हो जाएगा 7 ऊपर था, ऊपर ही रहेगा। ये गलती मैं बार बार बता रहा हूं, ये आप मत कीजिएगा वरना पता चला कि आय सर ने समझाया तो बहुत अच्छे से, पर आपने गलती भी वही की जिसको हम बार बार टोकते रहे। तो अब आप देख पाएंगे अब यहां पर कुछ नहीं हो सकता, अब आपको दोनों में ही मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो आप एक चीज कर सकते हैं, सेकंड में आप इक्वल करने के लिए इसमें 7 का कर दें और इसमें कर दें 2 का, जिससे कि सेकंड वाला आसानी से हो जाएगा। नहीं तो 7 और 8 दोनों का करना पड़ेगा और वो कठिन हो सकता है। तो ये हो जाएगा 49m, 7 2 जा 14n इक्वल टू 7 5 जा 35, 8 2 जा 16n, 17 2 जा 14n इक्वल टू 30। अब आप क्या है देख पा रहे हैं, ये दोनों इक्वल हैं, अपोजिट साइन है। तो आप किसी को भी उधर लिख लीजिए, इसको मैं इधर लिख लेता हूं। तो 16n प्लस के 14n इक्वल टू 30। तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये खुद ब खुद ऐड करने पर कट जाएंगे। और ये दोनों अगर मैं जोड़ दूं तो ये हो जाता है 65m और ये दोनों जुड़ेंगे तो ये भी 65। तो किसको नहीं पता m बराबर 1 आएगा। तो ये वैल्यू जब मैं यहाँ पर रखूंगा तो सिंपल है ना, 16 ही तो रहेगा। 14n इक्वल टू 30 और 14n इक्वल टू 13 में से 16 जाएगा तो ये फिर से 14 बचा और n बराबर भी 1 आ गया। कितनी अच्छी बात है ना, यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही थी और यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई। पर m और n नहीं निकालना है आपको, x और y। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो उसमें कौन सा कुछ बदलाव हो जाएगा, वो भी तो 1 ही रहेगा ना, उसका उल्टा हो चाहे कुछ भी ले लो आप। और 1 अपॉन वाई बराबर 1 अपॉन 1 तो वही तो y बराबर 1 ही रहेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्ट माना था, यहाँ रेसिप्रोकल के साथ ये भी एडेड था, इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्व करना पड़ा। अब मैं इसी के चलते आपको इसके आगे वाला एक क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन की चीज़ बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे। इसमें दिया हुआ है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। अब आप सोचेंगे कि ये इक्वेशन सेम नहीं है, पर मैं कहूंगा बिल्कुल सेम है। बस आपको क्या करना है, ये एक्स वाई को उठा के इधर लाना है। 6x प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6। अब देखिए है ना बिल्कुल सेम। ऐसे ही आपको सेकंड वाले में बस इसे एक्स वाई के मल्टीप्लाई को इधर लाना है डिनोमिनेटर में और उसके बाद आपको सेपरेट डिवाइड कर देना और बिल्कुल सेम प्रोसेस है, वैल्यूज अलग है। ओके, और आप ये कर पाएंगे। तो ये सेम क्वेश्चन आपका ये हो गया 6 वाला और उम्मीद करता हूं कि आप इसे डू योर सेल्फ कर पाएंगे, खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में यहां पर सम है, यहां पर भी सम है, यहां पर माइनस है x माइनस वाई का, यहां पर भी माइनस है। तो मैं यहां पर इसी चीज को कंसीडर कर लेता हूं, है ना। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, मुझे कॉमन ही तो देखना होता है कि दोनों इक्वेशनों में कौन सी चीज सेम है जिसको मैं कंसीडर कर पाऊं, क्योंकि यहां पर मैं 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई कंसीडर नहीं कर सकता हूं। तो यहां पर मुझे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को ही कंप्लीटली कंसीडर करना होगा। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू एम और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू एन। इससे क्या होगा, वही चीज ये tan ऊपर था ऊपर रहेगा, बस ये x प्लस वाई जो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई था इसको मैंने m मान लिया तो ये tan m हो जाएगा और ये हो जाएगा 2n इक्वल टू 4। ये देखिए एकदम साधारण सिंपल लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। 15m माइनस का 5n इक्वल टू माइनस के 2। अब आप देख लीजिए आपको कौन से वेरिएबल सेम करना सरल लगेंगे। तो मुझे क्या है, मैं इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं
और इसमें सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो फर्स्ट वाले कॉफिशिएंट सेम हो जाएंगे, फर्स्ट वाले वेरिएबल के कॉफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 30m और ये हो जाएगा 6n इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा 30m और ये हो जाएगा 10n इक्वल टू -4। ध्यान रखिएगा जो भी मल्टीप्लाई करें आप पूरे में कीजिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब आपको इसको चाहे इधर रख लो चाहे इसको इधर रख लो, आपकी इच्छा है। मैं अभी इसको इधर रख लेता हूं तो ये हो जाएगा 30m माइनस के 10n इक्वल टू -4। पर जब इन दोनों को काटने की बात आती है तो मुझे मजबूरन ही अब सेकंड इक्वेशन को नेगेटिव करना होगा। तो ये माइनस और ये माइनस के होने की वजह से ये प्लस और ये प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों 16n हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, ये भी दोनों प्लस के हैं तो ये भी 16 और n बराबर 1 आ गया। n बराबर 1 आ गया तो ये वैल्यू जब मैं यहां पर पुट करूंगा n बराबर 1 इन इक्वेशन तो 30m माइनस के 10 इंटू 1 10 ही तो होता है और ये 30m और ये -4 प्लस के 10, तो कोई भी बता देगा यहाँ पर 6 बचेगा और ये 30 इधर आके 6/30 तो m बराबर आ गया 1/5। तो n आपने माना था 1/x माइनस वाई बराबर 1/1। तो इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो x माइनस वाई बराबर 1 ही आ गया। और यहाँ पर मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूं तो यहाँ एक्स वाई बराबर 5 आ जाएगा क्योंकि जब मैं इसकी जगह पर 1/x प्लस वाई रखूंगा तो ये x प्लस वाई डायरेक्टली इक्वल्स टू 5 हो गया। तो यहाँ पर फिर से आपको एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। तो इस इक्वेशन की खासियत ये कि ये डबल लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन बोले जाते हैं कि आपको पहले कंसीडर करके लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी होती है और फिर लास्ट में जो कंसीडर किया होता है वो खुद एक लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। तो अब इनमें क्या है, ये तो सिंपल वाली हैं, इसको बस इसके नीचे लिख देना है आपको। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये y से y कट गया और ये 6 और ये x बराबर 3 आ गया। और x बराबर जब आप 3 यहाँ रखेंगे तो y बराबर यहाँ पर 2 आ जाएगा। इधर उधर कर लीजिएगा, y बराबर 2 और x बराबर 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। x और y की वैल्यू पूछी थी इस इक्वेशन में। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं x और y की वैल्यू ये आपकी सही है या गलत, तो आप यहाँ पर रख के देख लीजिए 10 और जब x प्लस वाई 3 और 2 5 होता है, 5 का अगर आप 10 में डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, प्लस 2 अपॉन इन दोनों में अगर डिफरेंस दिखे तो 1 का ही तो है और 2/1 2 होता है और 2 + 2 4 ही तो होता है। और देखिए आपको मैंने चेक करके ही बता दिया। अब हम यही बात काम करने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पर हमें तुरंत नोटिस हो जाता है कि 1/3x + y दोनों में सेम है, तो मैंने दोनों को m मान लिया। और 1/3x - y दोनों में ही सेम है तो मैंने इसको n मान लिया। बस लिखते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया m + n बराबर 3/4। पर यहाँ पर ये 2 नीचे है और ये नीचे ही रहेगा जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ये n/2 इक्वल टू -1/8। अगर आप यहाँ थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4n इक्वल टू 3। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर 2 तो वैसे भी एलसीएम 2 ही तो है, तो 2 से ये कट जाएगा कितने बार, 4 बार। और 4 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4m - का 4n इक्वल टू -1। और आप डायरेक्ट इसको इसके नीचे लिख दीजिए तो 4m - का 4n इक्वल टू -1। सर इतनी जल्दी क्यों लिख देते हैं, क्योंकि हमने तुरंत नोटिस कर लिया था ये भी 4 था ये भी 4 था, बस नेगेटिव थे तो क्यों ना मैं इसको इसके नीचे रख दूं और जिससे कि मैं जब इन्हें ऐड करूंगा, सिंपली जब मैं ऐड करूंगा तो ये कट जाएंगे। ये हो गया 8m और ये हो गया 2 क्यों सर, क्योंकि एक माइनस का है। तो m बराबर 2/8 यानी कि 1/4। और m की वैल्यू थी क्या, 1/3x + y इक्वल टू 1/4। तो 3x + y इक्वल टू रेसिप्रोकल करने पर 4 आ जाएगा। यही काम अब थोड़ा सा मुझे यहाँ पर भी करना है। m की वैल्यू जब मैं यहाँ 4 रखता हूँ, पुट m बराबर 1/4 इन इक्वेशन,
तो 4 इंटू 1/4 4n इक्वल टू, और ये कट गया, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, और -1 माइनस के 2 हो जाएगा। तो ये 4 जब इधर जाएगा तो माइनस से माइनस कट गया, तो m बराबर 2/4 यानी कि 1/2। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ये n था, तो ये n बराबर आपका आ जाएगा, मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x माइनस वाई बराबर 2, क्योंकि रेसिप्रोकल करना होगा, और ये वही चीज़ आ जाएगी, है ना, ये चीज़ डायरेक्ट इसके बराबर होगी। अब ये अगेन आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये डुअल लीनियर इक्वेशन वाली इक्वेशन है, इसमें पहले सॉल्व करते हैं फिर दोबारा सॉल्व करते हैं। पर यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ प्लस का वाई है, यहाँ माइनस का वाई है, तो यहाँ एलिमिनेशन लगाना ईजी रहेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं कई जगह पर एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा ईजी होता है। तो इसको मैं डायरेक्ट इसके नीचे लिख दूंगा, तो ये जब मैं ऐड करूंगा तो कोई समस्या ही नहीं होगी, और ये भी 6, ये भी 6, x बराबर 1, और ये वैल्यू जब मैं यहाँ रखूंगा तो 3 माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर -1 और y बराबर भी 1। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन जितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उतने ही इनके x और y की वैल्यू एकदम सिंपल रूप में निकलती हैं। बस आपको इन्हें बहुत सावधानी से करना होता है, एक मिस्टेक आपका पूरा सवाल गलत कर सकती है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। करंट से मतलब है स्पीड ऑफ वाटर को। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक दो चीज़ें समझनी है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, है ना। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है? जब किसी नदी में या किसी चीज में पानी का बहाव इस तरफ हो और आप भी जब इस तरफ जा रहे हैं तब उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और अगर आप इस तरफ जा रहे हैं, आप पानी इस तरफ जा रहा है और आप इस तरफ जा रहे हैं तो इसे अप स्ट्रीम बोलते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब डाउन स्ट्रीम में बात करते हैं तो वहाँ पर स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ रो और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब पानी की स्पीड और आपके वाहन की स्पीड जुड़ जाती है ना। पानी भी उसी दिशा में चल रहा है और आप भी उसी दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। और आप दोनों की स्पीड जोड़ के, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप चल रहे हैं 10 किलोमीटर की रफ्तार से और पानी चल रहा है 5 किलोमीटर की रफ्तार से, तो आप पानी के ऊपर चल रहे हैं तो दोनों को मिला के आपकी जो रफ्तार हो जाएगी वो 15 किलोमीटर बराबर हो जाएगी। इसी के उल्टे केस में हम बात करते हैं अप स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम में क्या होता है कि पानी इस तरफ चल रहा है और आप इस तरफ चल रहे हैं, तो क्या है कि पानी आपकी स्पीड को 5 किलोमीटर कम कर रहा है, तो वहाँ पर हमें स्पीड में माइनस करना होता है। तो हमें पता चलता है कि फाइनल में जो हमारी स्पीड है पानी के ऊपर वो है 5 किलोमीटर पर आवर। चल तो हम 10 रहे हैं पर एक्चुअल में हम जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो 5 किलोमीटर कर रहे हैं 1 घंटे में। तो आप अब समझ चुके होंगे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब। तो अब हम बात करते हैं मुख्यतः अपने क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 चीज़ें नहीं मालूम है, जो कि है स्पीड ऑफ रो, जो भी आपका वाहन है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसी को कंसीडर कर लेते हैं, स्पीड ऑफ रो जो कि मान लिया x, और हम बात करते हैं स्पीड ऑफ करंट। अब करंट से वहाँ मतलब है वाटर की स्पीड से। कई जगह स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी लिख के आएगा, स्पीड ऑफ वाटर बोल सकते हैं, पानी के बहाव। तो फर्स्ट केस फर्स्ट में हमने जैसे कि बात की वहाँ पर अप स्ट्रीम। चलिए केस फर्स्ट से पहले हम चाहे तो यहाँ अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की स्पीड बना सकते हैं कि जब अप स्ट्रीम में चल रहे होंगे, अप स्ट्रीम से मतलब पानी के उल्टी दिशा में, तब x माइनस वाई स्पीड रहेगी, है ना, अप स्ट्रीम स्पीड। और यहाँ पर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड मान लेता हूँ क्योंकि डाउन स्ट्रीम में पानी के बहाव के साथ चलते हैं तो इसलिए वहाँ पर स्पीड जुड़ जाती है। तो डाउन स्ट्रीम में जो आपकी स्पीड है पानी पे चलने की वो दोनों की स्पीडें जुड़ जाएंगी। और यही अप स्ट्रीम के केस में इसमें डिफरेंस हो जाता है, डाउन स्ट्रीम के केस में ये ऐड हो जाते हैं।
अब केस फर्स्ट में बात करते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या है, उन्होंने बोल रखा है कि 20 किलोमीटर 2 घंटे में कवर करता है। तो आपको एक चीज पता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या होगी, फर्स्ट केस जो था वो किसका था, वो था डाउन स्ट्रीम का, मतलब सेकंड वाले केस में। तो सेकंड वाले में एक्चुअल डाउन स्ट्रीम में चलते वक्त तो वहां पर स्पीडें दोनों जुड़ जाती हैं। तो स्पीड तो हो गई x प्लस वाई, और डिस्टेंस कितना कवर किया उन्होंने डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर, कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो ये आपकी क्वेश्चन बन के तैयार, 2 का आप डिवाइड कर देंगे तो ये 10 आ गई। अब यही हम केस सेकंड की बात करें जिसमें इन्होंने अप स्ट्रीम की बात की है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी वाहन है उसकी स्पीड हमेशा आपकी पानी की स्पीड से ज़्यादा रहेगी, तभी आप उस पर चल पाएंगे, वरना आप उसी की दिशा में वही चले जाएंगे। तो अब मैं अप स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें भी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा। अब क्या हुआ है, स्पीड हो गई है कम, तो स्पीड हो गई है, कितनी हो गई है अप स्ट्रीम में, x माइनस वाई। जो उस गाड़ी की स्पीड है, रो की स्पीड है, उसको माइनस कर दिया है स्पीड ऑफ करंट ने, मतलब कम कर दिया, धीमा कर दिया है। तब वो क्या है, 4 किलोमीटर उसने कवर कर पाए हैं 2 घंटे में। यहाँ पर 20 किलोमीटर कवर हुए थे 2 घंटे में, क्योंकि पानी भी उसको सपोर्ट कर रहा था चलने के लिए, पर यहाँ पर पानी उसे अपोज कर रहा है, इसलिए उसे 4 किलोमीटर 2 घंटे, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, आप चाहें तो कोई मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, इसको मैं उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, जिससे कि मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर पाऊँ। अब यहाँ पर मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, बस मुझे ऐड करना है और ये कट जाएंगे, और ये 2x हो गया, ये 12, तो फाइनल में x आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। यही है आपकी स्पीड ऑफ रो, है ना, SR। अब मैं बात कर लेता हूँ, यही x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, तो y बराबर 4। तो हमें क्या पता चला, स्पीड ऑफ करंट वाटर 4 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और बच्चे इससे परेशान भी रहते हैं। तो मैं आज आपको इसका एकदम इजी मेथड बताने वाला हूँ। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क। कोई काम है एम्ब्रॉयडरी, इन 4 डे, 4 दिन में वो खत्म करते हैं मिलके। तो वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डे। और दूसरा कंडीशन दिया है 3 औरतें और 6 आदमी मिलके उसे 3 दिन में खत्म करते हैं। तो बताइए, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन। एक औरत अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगी, और एक आदमी का भी बताइए। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, हमें ये अभी नहीं पता है कि एक औरत और एक आदमी एक दिन में कितना काम खत्म करते हैं। अभी तो यही नहीं पता है कि वो काम एक औरत कितने दिन में खत्म करती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक अकेली औरत इस काम को कितने दिन में खत्म करती है। तो इस सवाल की शुरुआत भी हम बिल्कुल यहीं से करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वो औरत x डे में अपना काम खत्म करती है। तो 1 वुमेन इन x डे कंप्लीट 1 वर्क। तो सीधी सी बात हो गई, 1 वुमेन इन 1 डे, एक दिन में वो कितना काम खत्म करेगी। जैसे सिंपल वे में अगर मैं बात करूं कि अगर 1 वुमेन 2 दिन में अपना एक काम खत्म कर रही है, तो एक वुमेन एक दिन में कितना काम खत्म करेगी, ऑब्वियसली आधा। तो यहाँ प्रोसेस ये होती है कि ये जो चीज़ है ये फैक्टर में आ जाती है, जिससे हमें उसका फ्रैक्शन पता चल जाता है कि वो एक दिन में कितना काम करती है। अगर मैं नॉर्मल यहाँ पर 4 डे में बात करूँ, एक काम खत्म कर रही है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क। तो सेम प्रोसेस, हमें नहीं पता कि वो कितने दिन में काम खत्म कर रही है एक काम, तो वहाँ एक दिन में कितना काम खत्म करेगी, तो 1/x। सेम प्रोसेस में मैन के लिए मान लेता हूँ, तो डायरेक्ट मान लेता हूँ 1 मैन इन 1 डे, एक दिन में वो कितना काम खत्म करेगा, 1/y, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर आदमी y दिन में अपना काम खत्म करता है ना। 1 मैन इन y डे में एक काम खत्म कर रहा है अपना। तो एक चीज हमें समझ में आई है कि एक दिन में एक औरत 1/x कर रही है और एक आदमी एक दिन में 1/y वर्क फिनिश कर रहा है अपने। तो यहाँ केस फर्स्ट में बोला गया है
कि 2 औरतें और 5 आदमी मिलके उस काम को 4 दिन में खत्म करते हैं। तो हम सबसे पहले पता कर लेते हैं कि 2 औरतें एक दिन में कितना काम खत्म करेंगी। तो एक दिन में एक औरत 1/y करती है, तो 2 औरतें 2 × 1/x करेंगी एक दिन में। ऐसे ही 2 औरतें अकेली तो नहीं है, 2 औरतों के साथ 5 आदमी भी हैं, तो एक आदमी एक दिन में 1/y खत्म करता है, तो 5 आदमी एक दिन में। तो ये सारा जो काम मैंने इस तरीके से लिखा है, ये एक ही दिन का तो है, 1 डे का। अब वो जो काम है वो 1 डे में तो खत्म नहीं हो रहा है, अब वो खत्म हो रहा है 4 दिन में। तो मुझे इसका 4 टाइम्स लिखना होगा। अब यहां से पता चला कि ये 2 औरतें, एक औरत इतना काम खत्म करती है एक दिन में, तो 2 औरतें इतना कर लेंगी। एक आदमी इतना काम खत्म करते हैं, तो 5 आदमी इतना। और पर ये पूरा काम वो दोनों औरतें और 5 आदमी मिलकर 4 दिन में खत्म करते हैं। पर ये काम तो हमने एक ही दिन का तो जोड़ा है, तो 4 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा वर्क फिनिश हो जाएगा, इनका 1 कंप्लीट वर्क। अब यहीं पे मैं केस सेकंड की बात करूं, सेम तरीके से बन जाएगा, बस ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ी संख्या बढ़ा दी है। यहाँ पर 3 औरतें और 6 आदमी कर दिए हैं। तो 3 औरतें यानी कि 3/x में थोड़ा मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने, और 6 आदमी यानी कि 6/y। तो ये काम तो एक दिन का है और वो ख़त्म कर रहे हैं काम 3 दिन में। तो ये आदमी 3 दिन लगे रहेंगे तो वो एक काम ख़त्म हो जाएगा, एज अ सिंपल। तो ये आपकी इक्वेशन बिल्कुल जनरेट हो चुकी है। अब आप यहाँ चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 8x अपॉन 5 4 जा 20y = 1, और ये हो जाएगा 9/x और 6 3 जा 18y = 1। यहाँ कंसीडर कर लेते हैं हम 1/x बराबर m, 1/y बराबर n। तो आपका आ जाएगा 8m + 20n = 1 और 9m + 18n = 1। तो हमें पता है, यहाँ सब्सटीट्यूशन लगाओ या एलिमिनेशन। अब यहाँ कोफिशिएंट सेम करना आसान नहीं है, करना चाहो तो आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई आपको ज़्यादा थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलिए, इसमें 9 का और इसमें मैं 8 का कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 72m और ये हो जाएगा 9 2 जा 180n = 9, और ये हो जाएगा 72m और 18 8 जा 144n = 8। अब आप इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर, तो मैं इसको उठा के इधर लिख लेता हूँ, जिससे कि मैं इसे माइनस कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर तो वेरिएबल तो अभी सेम है। तो जब मैं यहाँ माइनस करूँगा तो सबके नीचे माइनस लग जाएगा, इससे कट जाएगा। ये सॉल्व करने पर बचता है 36n और यहाँ पर 1, तो n बराबर 136। तो 1/x बराबर, क्योंकि मैंने उसको यही माना था, तो x बराबर 36। तो यानी कि मुझे पता चल रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 36। तो कहीं ना कहीं एक औरत 36 दिन में काम खत्म कर सकती है अकेले। तो बस हमें पता चल गया है ना, x की वैल्यू आ गई। अब यहीं से ये x की वैल्यू जब मैं यहाँ पर रख दूंगा, अभी x की नहीं रख सकते, n की रखनी पड़ेगी। तो 72m + 144 × 1/36 = 8, और 36 से कितने बार जाता है? 4 बार। तो 4 जब ये उधर जाएगा तो 4 माइनस, तो m बराबर 4/72, और ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो फाइनल में हमें पता चल गया कि 1/y = 1/18, तो y बराबर 18 डेज, मतलब 1 मैन खत्म करता है 18 दिन में उसको काम, और 1 वूमेन उस काम को खत्म करती है 36 डे में। और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टी बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। मतलब कुछ तो उसने ट्रेन से किया, कुछ बस से किया। सी टेक्स 4 हावर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। मतलब 60 अगर ट्रेन से किया है तो ऑब्वियसली 240 उसने बस से किया होगा। उसके बाद उन्होंने कहा इफ सी, यदि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से करती और बचा हुआ बस से करती तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाती। सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, पहले नहीं ज़्यादा समय लगता उसे।
तो यहाँ पर पूछी गई द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस, तो हम इसी से शुरुआत कर देते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ मैं मान लेता हूँ ट्रेन x मान लेता हूँ और स्पीड ऑफ बस मैं y मान लेता हूँ, शॉर्ट में लिख दिया है थोड़ा सा मैंने। तो यहाँ पर बोला गया है 300 किलोमीटर में से उसने, देखिए एक चीज तो हमें समझ में आ रही है केस फर्स्ट में कि उसको 4 घंटे लग रहे हैं टोटल, है ना, 4 घंटे टोटल लग रहे हैं और कुछ टाइम तो लगेगा उसे ट्रेन से और कुछ टाइम लगेगा उसे बस से, तब उसे 4 घंटे लग रहे हैं। तो अब हमें ट्रेन का टाइम निकालना है, तो आपको फॉर्मूला पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको टाइम निकालना हो तो क्या चाहिए, आपको चाहिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको पता है ट्रेन से वो कितने किलोमीटर चलती है शुरुआत में, 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, पर हमें ये नहीं पता कि उस टाइम उस ट्रेन की स्पीड क्या है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट मीन्स टाइम, तो ये टाइम निकल आया ट्रेन का कि वो इतने टाइम में 60 किलोमीटर इस स्पीड से इतने टाइम में पहुंचा देगी। तो ये देखने में लग रहा है कि डिस्टेंस और स्पीड है, पर डिस्टेंस में अगर स्पीड का डिवाइड कर दे तो वो टाइम कहलाता है। और यहीं बचे हुए किलोमीटर को उसने 300 में से 60 घटाएंगे तो 240 उसने बस से कवर किया और बस की स्पीड हमने y मान ली। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये भी तो टाइम को दिखा रहा है, बस के टाइम को और ये ट्रेन के टाइम को, और दोनों के टाइम में जोड़ दूं तो यहाँ 4 आवर बोला गया है। अब यहीं मैं केस सेकंड की अगर मैं बात करूं तो केस सेकंड में उन्होंने बोला है कि मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दूंगा, 100 किलोमीटर वो चला ट्रेन से और उसकी स्पीड x थी तो टाइम लगा इतना ट्रेन से, है ना। सेम चीज बस, और 4 घंटे 10 मिनट को हम समझ के चलते हैं 4 10/60। थोड़ा सा मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ और इसके बाद मुझे पता चल गया कि 200 किलोमीटर बचे बस से चलने के लिए, स्पीड इतनी, तो टाइम लगेगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे कि मैंने बताया ये भी ट्रेन के टाइम को डिनोट कर रहा है, ये पूरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड ट्रेन के टाइम को और डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये बस के टाइम को। तो फाइनल में अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूँ तो 6 4 जा 24 और ये 25/6 और ये आपकी 2 इक्वेशन है रेडी है। अब आपको बस अपने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी आपको आते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ कंसीडर करना होगा क्योंकि हमें पता है कि हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये एक मल्टीप्लाई क्रिएट कर लेगा। तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में हम इनको कंसीडर कर लेते हैं 1/y, m और n मैंने मान लिया मेरे फेवरेट हैं तो ये हो जाएगा सिंपली वे में 60m और 240n = 4 और ये हो गया 100n + 200m = 25/6। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें वेरिएबल सेम भी किए जा सकते हैं। और इसमें मल्टीप्लाई करके भी हम सेम कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 60 है ना, तो 60 को मैं बना सकता हूँ 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 300। एक्चुअली में ये प्रोसेस जो होती है ना ये होती है एलसीएम की। आप इन दोनों का एलसीएम ले लें 300 आएगा 60 का और 100 का, और 300 में 60 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 300 में अगर 300 में 100 का डिवाइड करेंगे तो 3, जिससे कि यहाँ वेरिएबल सेम हो पाए। तो अभी आसान हो चुका है, 6 5 जा 300m और ये हो गया 1 2 थोड़ा बड़ा हो गया ये, और कोई बात नहीं, ये हो गया आपका 300n और ये हो गया 600m। छोटा ही था, यहाँ ज़्यादा बड़ा हुआ थोड़ा सा, कोई बात नहीं। और इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई ना करके मैं थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए इसको इससे काट दूंगा, है ना। तो अब आप बड़े आराम से इसको इसके नीचे रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं इसको इसके नीचे रखूँगा तो थोड़ा सेफली रखना होगा। मैंने यहाँ पर एक मिस कर दिया, यहाँ m था, यहाँ n था, यहाँ m था, यहाँ n था। अब जब मैं इसको इसके नीचे रखूँगा तो माइनस करना होगा मुझे, तभी ये कटेगा। ये इससे कट जाएगा, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 600n बचेगा, और 20 में से इसको माइनस करते हैं तो अब डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो थोड़ा एलसीएम वगैरह प्रोसेस कर लेंगे। तो ये फाइनल में हो गया 40 × 25/2 × 600 नीचे आ गया। तो आपका क्या बचा
15/1200 और इसमें डिवाइड करेंगे आप जब, तो ये बचेगा 80। तो आपको पता लग चुका है कि n ही आपने 1/y माना था, तो आपको ये किसकी स्पीड मिल गई? स्पीड ऑफ बस 80 km/h। अब हम यही चीज़ ये n की वैल्यू में यहाँ पे, ये वाली n की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये हो गया 300m प्लस 600 इंटू 1/80 और यहाँ पर है 25/2, ये 0 से 0 गया। आप यहाँ काट सकते हैं, 4 से ये 2 बार, 4 से ये 15 बार। इसको जब मैं उधर ले जाऊँगा तो ये 25 में से ये 15/2 माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट माइनस कर सकता हूँ या नहीं? तो ये बचेगा 10/2 और ये 300 इधर आ जाएगा और आप देख पाएंगे 0 से 0 कट गया, m बराबर 1/60, तो 1/x बराबर 1/60, तो x बराबर 60 km/h। ये आ गई आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन st। इस प्रकार से आपके ये तीनों क्वेश्चन समाप्त हुए।